आइए हम देखते हैं सूर्यवंशकालीन बिहार। हमने आपको बताया कि अफगान के दौरान बिहार का क्या कंडीशन था। क्या कल से आप क्लास को बारीकी से समझे थे, आज भी हमने कुछ समझाने की कोशिश किया, समझ में आ रहा होगा। तो अब प्रॉपर हम सूर्यवंशकालीन बिहार में देखते हैं शेरशाह सूरी या शेरशाह को। ठीक है, अब इसको हम देख रहे हैं तो देखते हैं कि प्रॉपर थोड़ा सा हमने जानकारी दिया इसके बारे में कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हमने देखने की बात पहले भी कहा है और बिहार के बात में। तो ये पहला आपको लाइन बताया कि बचपन का नाम क्या था इसका, फरीद था। दूसरा, इसका जन्म हिसार फिरोजा में हुआ है। ठीक है, फिर हमने कहा कि इसका जो पिता था हसन खां को जमाल खां का सेवा में था। ठीक है, हसन खां जो सूबेदार था वो जमाल खान की सेवा में था और जमाल खान के द्वारा इसको सासाराम, ठीक है, टंडा और बासपुर की जागीरदारी प्रदान की गई थी, जागीरदारी प्राप्त की गई थी। यानी कि इस क्षेत्र में ये वाला जो एरिया है कैमूर सासाराम रोहतास वाला जो एरिया है, इस क्षेत्र में उसको जागीरदारी प्राप्त हो चुका था। यहीं पे क्या हुआ कि जब पिता को जो अधिकार मिला था तो निश्चित है कि बेटा को भी मिलेगा और पढ़ा लिखा, शेरशाह पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इसके पास भी क्या हुआ, फरीद के पास भी कि सासाराम का जागीरदारी वाला क्षेत्र मिल गया, पिता के राइट्स के द्वारा ही मिला। जब इस सासाराम का क्षेत्र प्राप्त हुआ तो आपको दिखाई पड़ेगा कि फरीद ने क्या किया कि इस क्षेत्र में रहते हुए पूरी जो राजस्व व्यवस्था था उसको बेहतर करने का काम किया। राजस्व व्यवस्था को बेहतर, क्योंकि यहीं से आपको दिखाई पड़ेगा कि सासाराम एक तो राजस्व व्यवस्था, दूसरी प्रशासनिक व्यवस्था। सासाराम के बारे में बताया जाता है कि प्रशासनिक प्रयोगशाला था, ये नया नया प्रयोग कर रहा था। प्रशासनिक सुधारक अकबर के अग्रगामी बोला जाता है। अकबर को जो व्यवस्था बना के मिला उसमें शेरशाह का बहुत बड़ा योगदान था। बात समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब कि नया व्यवस्था नहीं लाया था, यह अलाउद्दीन वाली जो व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, उसको सुधार किया। आप देखे हुए है कि दाग और हुलिया व्यवस्था, घोड़ों को दागने की प्रथा जो शुरू किया गया था, इसने भी शुरू किया। भू राजस्व व्यवस्था को बेहतर किया। भू राजस्व कहने का मतलब है कि इसने बिघा निर्धारित किया। ठीक है, बिस्सा निर्धारित कर दिया और उसको क्या किया कि मापने की प्रक्रिया लागू कर दिया। और साथ में आपको दिखाई पड़ेगा शेरशाह के द्वारा कि भूमि का वर्गीकरण करने का काम करता है। उत्तम भूमि, मध्यम और प्रति भूमि, 3 प्रकार के भूमि को बांटने का काम करता है। और राजस्व प्रणाली जो इस क्षेत्र में विकसित किया था उसका नाम दिया था जब्ती प्रणाली। तो पूछेगा कि किस शासक ने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की, तो आपको जवाब कहां से मिलेगा कि शेरशाह के द्वारा। बात समझ में आ रहा होगा। तो इसने यहां रहकर सासाराम में रहते हुए बहुत सारे प्रयोग किया और सुधार का कार्य करना शुरू कर दिया था। तेज तो था क्योंकि बैलेंस करना जानता था, किसी भी चीज को यह शासक बैलेंस करना जानता था। फिर क्या किया कि 1530 आते आते स्थिति जब संभल गया इसका, तो इसने हजरत आला की उपाधि धारण किया और 1530 में ही बिहार का वास्तविक संस्थापक बैठा। पूछेगा, एक डेट भी पूछ सकता है कि बिहार का वास्तविक संस्थापक शेरशाह कब बना, 1530 में बना। हजरत आला की उपाधि किसने धारण की, तो आपको बताना है कि शेरशाह की उपाधि है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको आगे बढ़ेंगे तो 1530 में ही चुनार का जो गवर्नर थे उसकी गवर्नर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि उसकी पत्नी लाड मालिका से विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो वहां चुनार के किले से या क्षेत्र से काफी राजस्व प्राप्त हुआ। जब राजस्व प्राप्त होगा तो निश्चित है कि आप सैन्य पर ध्यान देंगे, शासन प्रशासन पर ध्यान देंगे। बात समझ में आ रहा होगा। और इसके जस्ट आगे क्या किया कि 1534 में, 1530 का बात करें, 1534 में बंगाल में प्रवेश किया। जब बंगाल में प्रवेश किया तो बंगाल के हिस्से में पहले तेलियागढ़ पर अधिकार किया। ठीक है, फिर जब आगे बढ़ता है तो बंगाल के शासक को पराजित करते हुए सूरजगढ़ की लड़ाई में 1536 में 1500
1536 ये बंगाल के एरिया में बढ़ रहा है। यहाँ पे आपको 36 में सूरजगढ़ का लड़ाई लड़ रहा है। सूरजगढ़ के लड़ाई के बाद क्या हुआ कि इसमें बंगाल की सेना की हार हो जाती है। बात समझ में आ रहा होगा। और हार होने के बाद क्या होता है कि इसने अपनी स्थिति बेहतर कर ली। जैसे ही बंगाल पे हार होता है तो अपना स्थिति बेहतर कर लिया। फिर 1537 जाते जाते 1537 आते आते क्या किया कि इसने बंगाल और बिहार और बंगाल का वास्तविक शासक बैठा था। ये जो खेल चल रहा है ये पूर्वी भारत में चल रहा है। इसका मतलब है कि दिल्ली वाला जो एरिया है, आगरा और दिल्ली आगरा वाला जो एरिया है, मतलब दिल्ली मुगल काल में शाहजहां के समय में राजधानी होगा, लेकिन इस समय आगरा का महत्व है। अगर बात समझ में आ रहा होगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या होगा कि मुगल वंश आ चुका हुआ है। मुगल वंश इसमें आपको दिखाई पड़ेगा बाबर ने हुमायूं को चेतावनी दिया था। जब वो सैन्य मदद कर रहा था बाबर को, तो उसने चेतावनी दिया था कि यह लड़का बहुत चतुर है, इसके माथे पे राजयोग दिखाई पड़ रहा है। समझ में आ रहा होगा। राजयोग योग दिखाई पड़ रहा है, आप इससे क्या करना, सावधान रहना, नहीं तो कभी भी आपके हाथ से सत्ता चली जाएगी। लेनपोल जैसा इतिहासकार कहता है कि शेरशाह को अगर कुछ समय के लिए और टाइम मिल जाता, क्योंकि 40 से 45 इनका ड्यूरेशन है, 1540 से 45 द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना, तो शायद मुगल नाम की कोई चीज यहां दिखाई नहीं पड़ती। बात समझ में आ रहा होगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, लेकिन कहा गया है कि एक स्टेटमेंट इन्होंने खुद दिया कि बाजरे भर मुट्ठी के लिए हमने क्या किया, पूरे साम्राज्य को खो दिया। कालिंजर जो अंतिम ग्वालियर कालिंजर का अभियान था, उस कालिंजर का जिसमें गोला फेंका जा रहा था, वह घायल होता है और मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। तो वहां तक हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने आपको बता रहा था कि यहाँ पे मुगल वंश है, तो बाबर और हुमायूं को आप दिखाई पड़ेगा कि आगे जब 1555 जाएंगे तो मछुआरा के युद्ध में प्रॉपर फिर भारत उसके हाथ में आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो एक पहले क्रम देखते चलिए। तो अब क्या हुआ कि हुमायूं जो है, हुमायूं की लंबा कहानी है तो हमको हुमायूं को नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ से क्वेश्चन निकालना है। हुमायूं को ज्यादा खींचेंगे तो यहाँ का क्वेश्चन हमें याद नहीं हो पाएगा। पूरा कहानी बताना पड़ेगा कि कैसे भिष्टी से बंगाल में गया, उसको फंसा लिया गया, चुनार का किला, सब डिटेल वहां पे आपको बताने का चीज है। भारत के परिप्रेक्ष्य में जब देखेंगे तो आप सिर्फ याद रखना है कि मुगल वंश जो है आगरा के क्षेत्र में है, तो बाबर से भी शेरशाह का मुलाकात हुआ है। समझ में आ रहा होगा। हुमायूं है, इसको भी अपने चाल में फंसा लिया। हुमायूं को क्या किया कि अपने चाल में फंसा लिया शेरशाह, और फंसा लिया। बंगाल तक सीधे बढ़ने दिया था, बंगाल तक कहा क्या बढ़ जाइए, फिर जाएंगे कहा हमारे घर में आप आ ही जाएंगे, तो बंगाल तक बढ़ ही गया था। समझ में आ रहा होगा। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि चौसा के पास जब बंगाल से लौटता है, क्योंकि उसका तो प्लान था, जाल बछा दिया था शेरशाह ने, कहा कि आप आइए उधर से, हम आपका रास्ता रोक देंगे। यहाँ 25 से 26 जून 1500, देखिए डेट याद रखिए, इसी क्रम में हम आपको बता रहे हैं। तरीका जो यही होता है, अगर सीक्वेंस आपको याद है किसी घटना का, भूगोल अगर आपको याद है, यहाँ पे अगर इस डायमेंशन से, यहाँ पे दिल्ली आगरा का क्षेत्र है, आपको यहाँ पे आप रखिएगा बाबर को और हुमायूं को रखिए। समझ आ रहा होगा। अगर इसको बस कुछ करना नहीं, लिंक करना है तीनों को, समझ में आ रहा होगा। शेरशाह से यहाँ पे पर्सनालिटी, बंगाल बिहार के हिस्से पे आपका शेरशाह है। बस हम इसी तीनों पर्सनालिटी को तो देख रहे हैं। इसका साम्राज्य विस्तार देखिएगा, या शासन देखिएगा, प्रशासन देखेंगे, कला हो सकता है, अर्थव्यवस्था देखिएगा, यही ना देखा जा सकता है। और यही से हमारा प्रश्न रहता है, चाहे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखे या बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखे। और ये नायक खलनायक वाला फिल्म चल रहा है। पहले से 2 नायक है, तीसरा नायक आ गया, हारेगा वो खलनायक हो जाएगा, जीतेगा वो नायक हो जाएगा। तो शेरशाह यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कि जीतने का काम करेगा। एक फरीद, एक बचपन का, मतलब कोई सोचा भी नहीं था कि हम इतना बड़ा शासक बन जाएंगे, ग्रेट शासक बन जाएंगे, अकबर से हमारी तुलना होगी। फरीद को सासाराम मिला। सासाराम उसका प्रशासन और राजस्व का प्रयोगशाला था। जब्ती व्यवस्था की शुरुआत कर दी। वह 30 में, जब 1530 में क्या हुआ कि बिहार का अपने हाथ में लिया, वास्तविक संस्थापक बना। समझ में आ रहा होगा। और हजरत आला की उपाधि धारण कर लिया।
फिर 30 में ही मौका मिला, लॉर्ड मल्लिका से विवाह करके और संपत्ति को बढ़ा लेने का काम किया। यहां तक की बात समझ में आ गया। फिर हमने कहा कि 34 में वो आगे करें, अब तो ताकत बढ़ गया हुआ है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो बंगाल में एंट्री मार दिया 34 में, अब तेलियागढ़ पर अधिकार किया। फिर कहा कि थोड़ा और आजमा के देखते हैं कि कितनी शासक दम है बंगाल के शासक के या सुल्तान के। कहा कि अच्छा 36 आते आते 2 साल के बाद सूरजगढ़ की लड़ाई में क्या किया कि उसने बंगाल सुल्तान की सेना को पराजित कर दिया और अपनी स्थिति को क्या किया, बेहतर कर लिया। फिर 37 में बंगाल बिहार पर अधिकार करके स्वतंत्र शासक बन बैठा। अब हम किसी के अधीन नहीं थे। पहले किसके अधीन था, मुगलों के अधीन था। समझ में आ रहा होगा, मुगल का वर्चस्व था उसके ऊपर। तो यहाँ पे 37 आते आते स्वतंत्र शासक बन गया। समझ में आया। लेकिन दूसरा जो चाल वो चल रहा था, कूटनीतिक दाव चल रहा था, कहा कि हुमायूं को कि बंगाल तक आप बढ़िए, बंगाल आपके हाथ से निकल सकता है। और हमेशा बंगाल मुगल साम्राज्य या फिर सल्तनत से बाहर ही रहा है। तो वहां तक जब बढ़ता है ना, आपको हुमायूं वापस लौट रहा है। लौटने के क्रम में ही चौसा का युद्ध में हुमायूं को क्या किया कि पराजित कर देता है। समझ में आ रहा होगा। इसी एरिया में आपको चौसा का एरिया जो क्षेत्र पड़ता है वह पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद चौसा में अपना राज्याभिषेक कराया और शेर शाह की उपाधि धारण कर लिया। पूछा जाए कि शेर शाह की उपाधि कब धारण किया, तो चौसा के युद्ध में। अब्दुल्ला की जो पुस्तक है दाऊदी, जो अभी आप पूछ रहे थे, वही में पाटलिपुत्रा का चर्चा मिलेगा। पटना जो है, इसी ने ही पटना शहर को बसाने का काम किया, अपना राजधानी रखा। सर बाबर तब तो फिर इनके साथ में थे ना? नहीं, बाबर के बाद था ये। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं हो जाएगा था, इसी ने चालू किया। बंद नहीं कीजिएगा अभी, नहीं बंद कर रहा। और दूसरा असरफी सोने का सिक्का था, दाम तांबा का सिक्का था, इसी शासक के द्वारा चलाया गया। जब्ती प्रणाली इसी के द्वारा। ग्रेट ट्रैंक रोड का जो बात करते हैं इसी के द्वारा। 1700 सरायों का निर्माण इसी के द्वारा। समझ में आ रहा होगा। बंगाल की जो बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पे विशेष प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था इसी के द्वारा। फिर प्रशासनिक सुधार में आपको दिखाई पड़ेगा, डाक और हुलिया व्यवस्था को शुरुआत कर देता है। समझ, डाक और हुलिया व्यवस्था सुधार मतलब जो बंद हो गया था, अलाउद्दीन के समय में शुरू किया गया था, उसको फिर नए सिरे से शुरू कर देता है। न्याय व्यवस्था उत्तम होता है यहाँ पे। सिकंदरी गज भी किया था। हाँ, आएंगे। न्याय व्यवस्था, ठीक है। भूमि माप के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था। ये सारी सुधार जो है शेरशाह के द्वारा। इसलिए कहा गया है कि अगर और कुछ समय मिल गया होता तो यह मुगल यहाँ नहीं हो पाते। इसलिए देखते हैं कि जो आधार बना के गया, इसका लाभ किसको मिलेगा, अकबर को मिलेगा। और अकबर इससे बेहतर शासन प्रशासन देने का काम करेंगे, जिसका प्रतिफल है कि महान की उपाधि मिलेगा। संपूर्ण भारत को, भले ही उसका राजनीतिक एस्पेक्ट रहा हो, लेकिन एक सूत्र में बांधने का काम, जितना शासन का एरिया था अकबर ने करने का काम किया। तो यहां तक की बात आप लिख चुके हैं। इसको अब सब कीजिएगा। हम आपको जो बताएं, पहले जो बता रहे थे सूर्यवंशकालीन बिहार, तो सूर्यवंशकालीन बिहार के बारे में जब बताया, एक चीज बताई कि हमने पहले आपको बताया अफगानों के बारे में बताया। अफगान के से लिंक करके हम लाया शेर शाह थे। जब शेर शाह पर हम लाते हैं तो शेर शाह की उपलब्धियां हमने गिनाने का काम किया। एक फरीद नाम का व्यक्ति कैसे आगे बढ़ा और शासक बन गया, यहां तक किसी को, मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये चीज बताइए, आप आसान भाषा में समझिए कि जब शासक बन जाइएगा, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो पीछे से जो शासन व्यवस्था चली आ रही है आप उसको फॉलो करेंगे ऑब्वियसली, या फिर उसमें सुधार करेंगे। कुछ त्रुटि होगा तो सुधार करेंगे। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप आप देखेंगे कि पीछे की वर्तमान जो सरकार है, सेंटर की सरकार और राज्य की सरकार, और जिला में उनके इकाई होते हैं, ग्राम स्तर पर इकाई होते हैं। तो इसी तरीके जैसे आज का प्रशासनिक ढांचा देखते हैं, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, यही होता है प्रशासन का जो तरीका होता है। तो आप आज पे तुलना कीजिए कि हम उस समय 1540 से 45 का सर बात कर रहे हैं। एक जैसे मोदी जैसा व्यक्ति, जैसा मोदी है के सेंटर में, अन्य स्टेट के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, तो उसी तरीके से 1540 से 45 के बीच भारत के हिस्से पे एक फरीद, जो आगे चल के शेर शाह सूरी के नाम से फेमस हुआ, ग्रेट शासक हुआ भारत का,
वह अपने क्षेत्रों पर शासन प्रशासन चलाने के लिए उसका जो मैकेनिज्म या मिशनरी था किस प्रकार से था। यहां तक लाइन में कोई डाउट नहीं होगा। आज पे ध्यान रखिए, आज पे ध्यान रखेंगे वहां पे आपको इक्वल होते चला जाएगा। शेरशाह ने क्या किया कि अपना जो सेंटर का जो शासन प्रशासन था पहले अपने क्षेत्रों को बांटने का काम किया। जो पहले का सहारा लिया अलाउद्दीन का व्यवस्था या आगे के व्यवस्था को आगे फॉलो करना शुरू किया और उसको चेंज किया, उसमें कुछ सुधार किया अपनी नीड के हिसाब से। समझ आ रहा? पूरे व्यवस्था को बदला नहीं, उसको शाइनिंग करने का काम करता है। धूल मिट्टी जो जमा हुआ था, छोटे छोटे जो शासक हुए वह उस पर ध्यान नहीं दिए, तो इसने कहा कि नहीं हम व्यवस्था को बेहतर करेंगे। बात समझ में आ रहा होगा? तो उसने केंद्रीय प्रशासन के रूप में पहले रखा, प्रशासन को टॉप से बांटना शुरू किया कि पहले आप सेंटर में रहेंगे। केंद्रीय प्रशासन का हीरो कौन था? शेरशाह स्वयं था। समझ में आ रहा होगा? फिर उसके नीचे क्या किया कि उन्होंने सरकार एकता का व्यवस्था, एकता एक भूमि की इकाई होती थी, बाद में पूछ लीजिएगा, जहां डाउट होगा वहां पहले समझा लेने दीजिए। उसके बाद जो है ऐसे समझिए कि पहले 1 नंबर पे चला, वो अपने खुद मालिक था। फिर इसके नीचे दूसरे हिस्सा को रखा, दूसरे नंबर पे रखा सरकार को रखा, फिर तीसरे नंबर पर परगना को रखा और लास्ट में ग्राम या गांव हो गया। समझ में आ रहा होगा? तो उसने क्या किया कि अपने प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री बना, जिसे प्रधानमंत्री का नाम था वजीर। वो राजा था, ऐसे समझिए कि वो राजा है, राजा का दूसरा जो सहयोग करता है वजीर है, यानी प्रधानमंत्री है। अब ये जो प्रधान है उसका कार्य है आय व्यय वित्त और सरकार के कार्यों का निगरानी करना। वो कहां से कर रहा है? सेंटर में। वह शेरशाह के साथ इक्वल बैठ के काम कर रहा है, आदेश लेता होगा और सारे पे निगरानी रख रहा है। दूसरा हमने कहा कि दीवाने आरिज सैन्य विभाग, सेना अभी नीचे में नहीं रखेगा, रखेगा निगरानी के लिए रखेगा, लेकिन सेना कहाँ चाहिए? सेंटर के पास। मजबूत आर्मी सेंटर के पास होगा तब तो किसी भी मुल्क को कंट्रोल कर लेगा, या किसी भी तरह का व्यवस्था राज्य में अगर खराब होती है तो तुरंत भारत सरकार क्या करती है? अर्धसैनिक वालों को भेज देती है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिला हुआ है। तो सैन्य आरिज, दीवाने आरिज मतलब या अर्ध सैन्य विभाग या बलवन ने स्थापित किया था। तो बलवन की व्यवस्था जो आगे बढ़ रही है, ठीक है, इसमें सुधार करेगा बलवन। इसके आगे देखेंगे इस व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी ने सुधार किया। समझ आ रहा होगा कि वेतन उसने नगद देने का काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग और हुलिया व्यवस्था लाया था कि कोई चीटिंग नहीं कर सकता है कि एक जो व्यक्ति है वो कितना घोड़ा रखा है वो सब घोड़ा का मार्किंग हो जाता था कि यही घोड़ा है या डुप्लीकेट ले आया है, कहीं मतलब कमजोर घोड़ा ले आया है। समझ में आ रहा होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी सुधार किया, लेकिन उसके आगे के जो सुल्तान या शासक थे उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। तो दीवाने आरिज, जिसे सैन्य विभाग कहते हैं, सैन्य विभाग का नाम है दीवाने आरिज और इसके हेड को आरिज मुवालिक कहते हैं, लेकिन वो पीछे है कि पूरा प्रशासन हमको खोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा? इसके हेड को आरिज मुवालिक कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछेगा कि दीवाने आरिज कौन सा विभाग है? तो सैन्य विभाग है। बात खत्म। पहली बार किसने लाया? तो बलवन ने लाया, वो सेंटर में लेके आया हुआ है। इसके बाद दीवाने रसालत विदेश मंत्रालय है, आज भी विदेश मंत्रालय है, तो उसका नाम था दीवाने रसालत, यानी कि विदेश बाह्य जो राजा होगा या मित्र हो या शत्रु हो उसके साथ जो संपर्क करने का काम कौन करेगा? दीवाने रसालत। ये शेरशाह के आदेश पर ही करेगा, यहाँ शेरशाह शासक है तो शेरशाह के आदेश पर करेगा। दीवाने हिंसा, यह दीवाने हिंसा राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध, जो शासक ने आदेश दिया, दीवाने हिंसा एक डिपार्टमेंट है, दीवाने हिंसा विभाग है, वह आदेश दिया कि क्या करना है कि रणथंभौर को विजित करना है, आप लेटर जाके गिरा दीजिए, यहाँ भेज दीजिए। तो वह दीवाने हिंसा क्या करेगी कि लिख के उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो दीवाने हिंसा राजकीय आदेश, जो शासक आदेश दे रहा है उसको लिपिबद्ध करवा रहा है। शेरशाह जो आदेश दिया कि इतना राजस्व चाहिए तो लिपिबद्ध करवाने का काम कर रहा है। फिर हमने कहा कि मीर आतिश तोपखाना का प्रधान, शेरशाह के समय में जो तोपखाना था उसका हेड को कहते थे मीर आतिश। समझ में आ रहा हो? तोपखाना समझ रही होंगे। उस मीर आतिश का मतलब तोपखाना का प्रधान कौन है? मीर आतिश है। फिर हमने कहा कि यह केंद्र में आपको दिखाई पड़ेगा या सेंटर स्तर पर दिखाई दे रहा है। फिर शेरशाह ने क्या किया कि 47 सरकार, छोटे छोटे इक्ता था,
में विभाजित किया था, अपने प्रशासन को सरकार में बांटा और सरकार को एकता में बांटा था। समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा सरकार, ये विशेष प्रकार की व्यवस्था, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। बंगाल में आप जाएंगे वहां पे 19 सरकार था। समझ में आ रहा होगा, 19 सरकार था, छोटे छोटे सरकार में। अब बैठा हुआ है कहाँ पे, ये आगरा के आसपास में है। समझ में आ रहा, और बंगाल पे है, तो यहाँ डायरेक्ट कंट्रोल कर पाएगा। अगर शासन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता तो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वहां सरकार है, सरकार में कौन कौन है लोग, 2 लोग काम कर रहे हैं हेड। जैसे सर आज भी देखिएगा कि जिला स्तर पे क्या होता है, कलेक्टर होता है, एक राजस्व, एक डीएम होते हैं। तो जुडिशियरी पावर भी डीएम के पास होता है। कलेक्टर के पास प्रॉपर रेवेन्यू सिस्टम होता है, राजस्व का पूरा मालिक होता है। और डीएम में जैसे ही आएगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जुड़ा, इसका मतलब अर्ध न्यायिक भी उसके पास राइट्स हो गया है, जुडिशियरी वाला भी पावर आ जाता है। तो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कि सिकदार या सिकदारन, नाम है सिकदार या सिकदारन, कहाँ होगा, सरकार में। कानून व्यवस्था का देखभाल करेगा, मतलब पुलिस प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर वाला काम, समीक्षा, यस सर। ये सिकदार या सिकदारन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो व्यक्ति है मुंसिफ ए मुंसिफान, लगान संबंधी मामले, टैक्सेशन या राजस्व वाला जो एरिया है उसको कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है, इकट्ठा करने का काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा सिकदार या सिकदारन कहाँ है, सरकार में है, जो कानून व्यवस्था को। और मुंसिफ, मुंशी आज भी देखते हैं गांव गांव में मुंशी पत्र पहुंचाते हैं, तो मुंशी का जैसे नाम आएगा शेरशाह के समय में तो कहिए कि पैसा राजस्व लेके ही आए हैं। मुंशी किसके लेके आते हैं, राजस्व लेके आते हैं, पैसा लेके आते हैं। गांव में आज भी मुंशी आते हैं तो कितना, चिट्ठी लेके आएंगे या पैसा लेके आएंगे, डाक आया, डाकिया डाक लेके आया, मुंशी महोदय हैं वो अगड़ा रहे हैं तो लगान से रिलेटेड होगा, कोई दिक्कत नहीं। आती बात समझ में आ गया होगा। फिर हमने कहा कि परगना, इससे छोटी इकाई, इससे परगना में जो ऑफिसर है उसको सिकदार बोलने को क्या बोलेंगे, परगना में जो ऑफिसर है उसको सिकदार बोलेंगे। और इनका मुख्य कार्य है लगान की वसूली करना, ठीक है। और लगान जब वसूली करें तो अकेले अधिकारी तो नहीं जाएगा, उनके साथ साथ अमीन है हेल्प करने के। आज भी अमानत वाला काम देख रहे हैं कि अमीन करता है, कारकुन है, फौजदार है और मुंसिफ है, ये सब हेल्प करने वाले सहायक अधिकारी। जैसे अगर आप इस साल डीवाईएसपी हो जाते हैं या हो जाती हैं तो डीएसपी के नीचे आपको इंस्पेक्टर मिल जाएगा, सब इंस्पेक्टर मिल जाएगा, जमदार डफदार मिल जाएगा, पुलिस बल मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से सहायता के लिए जो परगना में ऑफिसर है सिकदार, उनके सहायता के लिए अमीन, कारकुन, फौजदार और मुंशी सहायता कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गांव स्तर पर देखते हैं, तो गांव स्तर पर जब आप आ जाएंगे तो पटवारी, पटवारी गांव स्तर पे पटवारी किसानों के जोतों का अभिलेख रखता था। पटवारी किसानों के जोतों का अभिलेख रखता था। और मुकद्दम, 2 अधिकारी है गांव में, खुद और मुकद्दम। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि बहुत घोड़ा पे चढ़ते हैं और पान चबाते हैं, हम आपको सीधा करते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो सारे राइट्स क्या करता है अलाउद्दीन, अपने पास ले लेता है, थोड़ा पीछे है वो सब फसाना हम नहीं जाएंगे, यहाँ याद होना चाहिए। तो यह क्या करता था कि गांव में पूछेगा कि राजस्व वसूली करने वाले ऑफिसर कौन थे, मुकद्दम। गांव में पंचायत भी था। तो ये सारा शेरशाह का प्रशासनिक व्यवस्था। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो अब आप पूछ आइए। हम अभी आपको यहां तक ले आए थे कि शेरशाह का सुधार का ही क्रम था, प्रशासनिक सुधार। तो प्रशासन में भी वो कई सारे सुधार करता है, प्रशासन से रिलेटेड भी होता है ये सारा चीज, भूमि सुधार, सैन्य सुधार। समझ में आ रहा होगा। तो प्रशासनिक जो इकाई थी, जो टीम था, उसके बारे में हमने अभी आपको समझा दिया था। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक यह जो सुधार की प्रक्रिया आपको दिखाई पड़ेगा कि अलाउद्दीन जो के द्वारा जो सुधार किया गया था उसकी आगे ठप मतलब रुका हुआ था और पुनः नए सिरे से शेरशाह ने प्रशासनिक व्यवस्था से लेके अन्य क्षेत्रों में सुधार करने का कार्य करता है। तो देखते हैं कि एक एक करके हमने पहले प्रशासन का क्या क्या इकाई थी, बनावट था, उसको हमने समझाया। फिर हमने एक लिखा था कि सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की, वो आगे न्याय व्यवस्था में जाएगा कि सुल्तान आदिल की उपाधि धारण करके न्याय व्यवस्था का उसने काम किया। तो आपको यहाँ तक देखेंगे कि इसके परिवार के, इनके अपने सगे संबंधी से जब गलती हुआ है तो उसको भी इसने बेहतर दंड दिया है जो आम लोगों से गलती हुआ हो। तो सोचिए कि एक शासक अपने परिवार के लोगों को अगर क्षमा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि
कि उसके प्रजा के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। भाई भतीजावाद या कुछ भी नहीं कर रहा है, वो अपने भतीजों को भी दंड देता है, इसका मतलब कि उसको मोह माया नहीं है कि आप गलती किए हैं तो गलती का सजा मिलेगा। इसीलिए शर्वानी कहते हैं शेर खान के बारे में, अब्बास का शर्वानी, एक बुजुर्ग महिला क्या करती है कि डाली में सोना चांदी रख के भी निकल जाए तो कोई उसे हस्तक्षेप नहीं करता है। इसका सुधार आप देखेंगे कि भूमि के क्षेत्र में सुधार, भूमि के क्षेत्र में सुधार। तो आप ऐसे याद रखिए कि शेर खान को जो है प्रयोग स्थल हमने कहा था सासाराम का जो जागीर मिला था, जागीरदार था, भूमि का मालिक था ये, तो वहां इसने भूमि में भी प्रयोग किया, जब्ती प्रणाली की शुरुआत की, ये भी हमने बताया। एक नई व्यवस्था थी, नई प्रणाली था, कर राजस्व के तरीका, ठीक है। एक और लिख लीजिएगा, लिखा भी देंगे, अभी रुक जाइए, लिखे वो लिखा देंगे क्रम में। खाता खेसरा की जो व्यवस्था देखती हैं, इसी का देना। खाता खेसरा भूमि में जो आप देखते हैं कि खाता खेसरा जो अभी चल रहा है, यहीं से शुरुआत होता है। तो भूमि में पहला बात भूमि का टुकड़ा है, तो इसने क्या किया कि भूमि का माप करवाया, ठीक है। और मापने के लिए 32 अंक वाली सिकदारी एक गज, सिकंदरी गज जो आगे की प्रक्रिया था उसको जारी करवाया, समझ में आ रहा होगा। अब इसने जो मापने की व्यवस्था थी वो रस्सी का होता था, सन का बना होता था, रस्सी का बना होता था, ठीक है, रस्सी और डंडा लगा होता था, तो वह ज्यादा टिकाऊ नहीं होगा, जिसमें परिवर्तन करने का काम आपको अकबर करेगा। बात समझ में आ रहा होगा। फिर हमने कहा कि जब भूमि है, एक शासक होगा, एक किसान होगा, एक बीच में जमींदार या बिचौलिए वसूली करने वाले होंगे। तो ग्रामीण स्तर पर मुकद्दम का चर्चा किया था कि ग्रामीण स्तर पर टैक्स वसूली का काम कौन कर रहा था, मुकद्दम कर रहा था। तो यहाँ कहा किसानों से जरिमाना शुल्क, जो नापी का तरीका, जरी आज भी देखते हैं कि अमानत क्या होता है, जरी लेके हम लेके आते हैं ना, तो जरिमाना शुल्क 2.5%, मुहाशिलाना यह 5% टैक्स था उनका, समझ में आ रहा होगा कि आपको देना पड़ेगा। और देना पड़ेगा तो क्या करते थे कि पट्टा और कबूलियत, आप क्या कीजिए कि एक पट्टा लिखा हुआ मिलता कि आपको इतना % ये आपको जरिमाना और मुहाशिलाना नामक टैक्स आपको जो परसेंटेज इतना देना पड़ेगा। और आप इसको क्या कीजिए कि लिखित हुए एक पट्टा आपको मिला और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, समझ में आया। और इसके बाद क्या किया कि यह निर्धारित किया भूमि के वर्गीकरण के आधार पर, उत्तम, मध्यम और निम्न भूमि, भूमि का वर्गीकरण कर दिया इस शासक ने कि अगर उत्तम भूमि है तो आपको कुछ और टैक्स लगेगा, मध्यम है तो कुछ और निम्न भूमि है तो अभी आपको इस पर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इसे उपजाऊ बना लेंगे तो आप टैक्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक की बात समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं। तो पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पट्टा और कबूलियत वाली व्यवस्था किसने लाया, तो सीधा शेरशाह को। जब्ती व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो शेरशाह के द्वारा। फिर कहा कि भूमि का वर्गीकरण का बात करेगा तो यहां भी शेरशाह को याद रखिएगा, ठीक है। यह शुल्क का रेट नहीं पूछेगा, समझ में रहा होगा। पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को आपको पूछने की पूरी संभावना रहती है पीसीसी एग्जाम में, तो आप सीधा शेरशाह को याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहा सैन्य सुधार, तो कहा कि सैन्य सुधार अलाउद्दीन द्वारा, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो शुरू किया गया था, वह व्यवस्था ठप पड़ गई थी। उस व्यवस्था को पुनः बहाल करने का काम आपको शेरशाह के द्वारा किया गया, जिसमें दाग और हुलिया व्यवस्था, नगद वेतन देना, इसके अलावा सैनिकों का अच्छा प्रशिक्षण देना, सारा काम क्या है कि आपको दिखाई पड़ेगा। आरिज मोवाली के नेतृत्व हमने कहा भी है कि जो उसका हेड था उसके नेतृत्व में करने का काम कर रहा है। फिर कहा कि मुद्रा सुधार, इसका मतलब है कि पहले जो सल्तनत काल में मुद्रा जो शुरू हुआ था, ये आपको इल्तुतमिश के द्वारा, समझ आ रहा होगा, इल्तुतमिश के द्वारा जो मुद्रा का प्रचलन शुरू किया, अब वह मुद्रा जो है उपयोग में नहीं रह गया था, यानी कि घिस पीट गया था। पहले शुरुआत मुद्रा की जो पहली बार शुरुआत होगा सल्तनत पीरियड में आपको दिखाई पड़ेगा इल्तुतमिश के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसने क्या किया कि उसमें सुधार किया, अब नया प्रक्रिया चलाया कि दाम जो है, पूछेगा कि दाम किस प्रकार का मुद्रा है, तो सीधा कहना है कि तांबा का, यह तांबा ही पूछेगा। दाम मतलब तांबा, ग्रेन पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, 38 ग्रेन का था पूछ भी सकता है और नहीं पूछ सकता है। पूछेगा कि रुपया, यहाँ ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि रुपया नाम का जो सिक्का है किस शासक के द्वारा चलाया गया था। जो चांदी का सिक्का था वह आपको शेरशाह के द्वारा, वर्तमान में भी रुपया शब्द आपको मिल रहा है, जो वर्तमान तक यह सिक्का जारी रहा। असरफी,
असरफी जो है यह सोने का सिक्का था, 167 ग्रेन का था। चांदी का जो रुपया नाम का सिक्का था वह 178 ग्रेन का था। लेकिन इसको याद रखिएगा कि रुपया नाम का जो चांदी का सिक्का है वो सिरसा चलाने का काम करता है। फिर हमने न्याय व्यवस्था को आपको समझाया है। इसके अलावा आप देखेंगे इस शासक की उपलब्धियों में तो निर्माण गतिविधियां, ठीक है, बंगाल से आपको सुनार गांव से लेकर पेशावर पाकिस्तान तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया। 1700 से अधिक इसके सराय थे जो इसके शासन के लिए धमनी की तरह कार्य करता था। सराय और सड़कें धमनी की तरह कार्य करता था। फिर हमने कहा दिल्ली का पुराना किला, शेरगढ़ का किला, सासाराम का मकबरा और रोहतासगढ़ का किला का निर्माण भी यह स्वयं करता है। आप जाएंगे सासाराम का मकबरा देखने के लिए तो चारों तरफ से जल है, कृत्रिम जल है और उसके बीच में मकबरा है। कृत्रिम जल है? हाँ, मतलब वो जल का रखवाने की व्यवस्था है। वर्षा वाला जल हो गया अपने से, चारों तरफ से जल के बीच में है वो। फिर पटना को राजधानी बनाया ये 1541 में। इसकी चर्चा जो है आपको अब्दुल्ला की बुक तारीख दाऊदी में मिलता है। तो पटना की राजधानी की जानकारी अब्दुल्ला की पुस्तक किसमें मिलता है? तारीख दाऊदी। समझ में आ रहा होगा। फिर हमने कहा कि न्याय व्यवस्था सुल्तान आदिल की उपाधि धारण करके न्याय व्यवस्था का कार्य करता है। यहाँ तक की बात आपको समझाया। अंत में क्या हुआ कि 15 मई 1545 को कालिंजर दुर्ग को जीतने के क्रम में बारूदी गोला फटता है और उसे घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी समय इसने स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि हम मुट्ठी भर बाजरे के लिए इतना बड़ा साम्राज्य को क्या किए? खो दिए मुट्ठी भर बाजरे के लिए। तो पूछेगा कि ये स्टेटमेंट किसका है? तो शेरशाह के। मुट्ठी भर बाजरे का स्टेटमेंट जो दे रहा है वो शेरशाह के लिए, शेरशाह द्वारा है। फिर हमने कहा कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद इसका जो शासन आता है आगे देखेंगे तो जलाल खान इस्लाम शाह के हाथ में आता है। तो इस्लाम शाह, ठीक है, यह 53 तक 1553 तक शासन करता है। इसने क्या किया था कि अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 100 और 50 में बांटकर सैन्य टुकड़ी को व्यवस्थित करने का काम किया था। शायद यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके आगे आप दिखाई पड़ेगा कि आदिल शाह सुर, इसी ने अपना क्या किया कि हेमू विक्रमादित्य जो अंतिम विक्रमादित्य था, हेमू विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया था हेमू को। और इसने क्या किया कि अपना प्रधानमंत्री बनाया और काफी वो आगे बढ़ ही रहा था जीतने के लिए क्रम में। वो सब क्षेत्रों को चाहता था कि जीत ले। विक्रमादित्य का मतलब ये होता है शक्तिशाली। 14 विक्रमादित्य हुए जिसमें सबसे शक्तिशाली चंद्रगुप्त ये था, यह भी हमने बता दिया था। और प्रथम जो है कि अज्ञात है जिसने विक्रम संवत चलाने का काम किया था 57 BC, यह भी चर्चा आपको किया था। तो हेमू विक्रमादित्य ने क्या किया कि मछीवाड़ा के युद्ध में अपने आप को मतलब अफगान सत्ता की समाप्ति हो जाती है और यहां से आपको दिखाई पड़ेगा कि मुगल सत्ता की पुनः दूसरी बार शुरुआत होती है। अब आप लिख लीजिए इसको। देखिए पहला पॉइंट, शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार के व्यवस्था को जारी किया तथा शेरशाह ने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण कर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, सुल्तान आदिल की, इसी का आपको उपाधि हजरत आला भी है, आदिल की उपाधि धारण कर न्याय करने का कार्य किया। न्याय करने का कार्य किया। देखिएगा भूमि सुधार का 5 पॉइंट लिखना है। भूमि सुधार, पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, व्यवस्थित हो जाएगा आपके पास। भूमि का मापन और राजस्व निर्धारण। भूमि का मापन और राजस्व निर्धारण,
राजस्व निर्धारण। राजस्व निर्धारण। दूसरा, मापन कार्य के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन के माध्यम से भू राजस्व निर्धारित किया जाना। भू राजस्व निर्धारित किया जाना। तीसरा पॉइंट, खाता खेसरा नंबर तैयार करना। खाता खेसरा नंबर तैयार करना। खाता खेसरा खसरा नंबर होता है। खसरा नहीं होता है, होता, खेसरा होता है। खिसरा ही खाता खेसरा होता है। पटना में जब जमीन खरीदेंगी डीएसपी बन के, वीडियो बन के, तो आपको देखना पड़ेगा किसके नाम पर है। इसमें डिटेल रहता है। इसमें पूरा लिखा है कि इनके नाम पर ये इतना नंबर है। ये इसमें नंबर होता है, जमीन का नंबर होता है, भीट होता है कि धनहर है, सब कुछ लिखा होता है। समझ में आ रहा होगा। अगला लिखिएगा, किसानों से जरिमाना शुल्क 2.5%। किसानों से जरिमाना शुल्क 2.5% तथा मुहाशिलाना शुल्क 5%। जरिमाना शुल्क 2.5% तथा मुहाशिलाना शुल्क 5%। ये दोनों शुल्क क्या था सर? नापी का है एक राजस्व है। आगे लिखिएगा, भूमि की उर्वरा शक्ति को 3 भागों में बांटकर लगान 1/4 मतलब 1/4 निर्धारित किया। भाग निर्धारित किया। शेरशाह के द्वारा पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को जारी किया गया। शेरशाह के द्वारा पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को जारी किया गया। अगला पॉइंट, प्रत्येक किसान को पट्टा लिख कर दिया जाता था। प्रत्येक किसान को पट्टा लिख कर दिया जाता था जिसमें भूमि का रकबा लिखा होता था। जिसमें भूमि का रकबा लिखा होता था। रकबा एरिया कि आपके पास कितने रकबा में एरिया में आपका भूमि है। अब लगता है कि ये सारा चीज फिर वही पे रिपीट हो जाएगा, इसको लिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा हो जाएगा। इतना आपको भूमि वाला था तो हम बस थोड़ा सा आपको क्लियर कर दिए हैं। बात समझ, इसको शुरू कर दीजिए। 25 मई 1945 को 1545 को कालिंजर दुर्ग को जीतने के क्रम में गोला फटने से, बारूद का गोला फटने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह ने ही कहा था कि बाजरे भर मुट्ठी के लिए मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने अपने संपूर्ण साम्राज्य को खो दिया।
हमने अपने संपूर्ण साम्राज्य को खो दिया। संपूर्ण साम्राज्य को खो दिया। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए 1545 से लेके 1545 से 1553 तक जलाल खां ब्रैकेट में इस्लाम शाह, जलाल खां ब्रैकेट में इस्लाम शाह शासक हुआ जिसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 100 और 50 के हिस्से में बांटकर 200, 100, 50 हिस्सों में बांटकर, टुकड़ी था, बांटकर सैन्य व्यवस्था को लागू किया। अगला पॉइंट, आदिल शाह ने हेमू विक्रमादित्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। और 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगान 55 अफगान सत्ता की समाप्ति हो गई और पुनः मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। मुगल सत्ता की शुरुआत हुई। गुरु की मृत्यु हुई कैलेंडर जो आपको पूछा गया है, मात्र एक मुट्ठी और बाजरे के चक्कर में। शेरशाह का मकबरा सासाराम, शेरशाह को दफनाया गया, ये भी हो गया। निम्नलिखित में से किस शासक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली में किला कोना मस्जिद। तब शेरशाह प्रॉपर पढ़ेंगे तो वहां पुराना किला के अंदर ही है, लिख लीजिए वहां पे पुराना किला, जहां लिखे वहां पे किला कोना मस्जिद का निर्माण करवाया था। किला कोना मस्जिद ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण शेरशाह ने। दिल्ली के पुराना किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? आपको पता है। कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह लास्ट 100-200 टुकड़ियों में ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ का क्वेश्चन जो हम ये भारत लेवल का बात कर रहे हैं ये है। अब आप बिहार चेक कर लीजिए, अपने क्षमता को जान लीजिए। हाँ सर, इससे पूछिए। सूर वंश की स्थापना किसने की थी? आसान सा है, शेर खां का पिता हसन खां जागीरदार थे सासाराम का।
अच्छा, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? इसका तो ये आपको जलाल खां। जलाल खां का हम बताया भी था पीछे भी। बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ? सूरजगढ़ा का युद्ध बताया 36 में, 1536 जो हम सीक्वेंस था। कोई दिक्कत नहीं आपको। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? दोनों में आपको। शेरशाह द्वारा पटना निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो तारीख-ए-दाऊद। शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुआ? कनौज या बिलग्राम। शेरशाह मतलब वहां पे उसके अफगान राज्य की स्थापना किया। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम। बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद करानी, उसको कोई दिक्कत नहीं। शेरशाह का मकबरा सासाराम। अच्छा, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना की राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तारीख-ए-दाऊदी की रचना, अब्दुल्ला की रचना है। अब कहा है कि शेरशाह का कौन सा कार्य था? जब्ती प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी ए गज सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन। उपयुक्त सही। तो यहाँ पे ई ऑप्शन लगाइएगा। रोहतास का किला का निर्माण, मध्यकाल में पटना का निर्माण, शेरशाह का मकबरा आपको हमने बता ही दिया। प्रांतीय राजधानी, बस खत्म। पूरा ये चैप्टर आपका कंप्लीट है।